रामपुर गांव भारत के नक्शे पर भले ही छोटा हो, लेकिन कला के गलियारों में इसका नाम सदियों से गूंजता रहा है। ये गांव अपने अद्भुत हथकरघा हैंडलूम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जिनमें कारीगरों का पसीना, धैर्य और कलाकारी की आत्मा समाई होती थी। यहाँ के मलमल और रेशम में इतनी बारीक बुनाई होती थी कि कहा जाता था, रामपुर का धागा हवा से बातें करता है। मीरा इसी गांव की थी। वह अपने दादा बाबूलाल जी की इकलौती वारिस थी, जो हाथ बुनाई के देवता माने जाते थे। बचपन में मीरा ने करघे की खटखट को लोरियों की तरह सुना था, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि यह धुन धीमी होती जा रही है। बाजार बदल गया था। शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से आते सस्ते मशीन निर्मित कपड़े, जो देखने में तो चमकीले थे, लेकिन जिनमें कोई जान नहीं थी, उन्होंने रामपुर के हस्तशिल्प को बुरी तरह प्रभावित किया। युवा पीढ़ी ने करघे की जगह शहरों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। पुरानी पीढ़ी निराश थी। उसने साड़ी की तस्वीरें अपने फोन से लीं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, साथ में कहानी लिखी। रामपुर की हवा में बुनी गई 7 दिन की मेहनत और प्रकृति के रंगों से सजी। पहले ही दिन उसे शहर के 2 बड़े डिजाइनरों से पूछताछ मिली। उन्होंने केवल डिजाइन नहीं देखा, उन्होंने हाथ की मेहनत और प्राकृतिक रंग की कहानी पढ़ी। 1 हफ्ते के भीतर उसे 10 साड़ियों का पहला बड़ा ऑर्डर मिला। रामपुर में यह एक क्रांति थी। बुनकरों ने देखा कि जिस कला को वे बोझ मान रहे थे, वह अब शहर में सोने के धागे बन रही थी। मीरा ने गांव के युवाओं को बुलाया। उसने उन्हें सिखाया कि कपड़ों की गुणवत्ता को कैसे दस्तावेजित किया जाता है, फोन से अच्छी तस्वीरें कैसे ली जाती हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्रबंधित किए जाते हैं। दूसरी चुनौती थी डिजाइन की। रामपुर के कपड़े पारंपरिक रूप से भारी और अलंकृत होते थे। मीरा ने उन्हें आधुनिक सरल डिजाइन और हल्के रंग संयोजन सिखाए, जो समकालीन बाजार को आकर्षित कर सके। ये विचार भी शुरू में अस्वीकृत हो गया। विरासत को बदलना उन्हें अपमानजनक लगा। मीरा ने अपना काम स्वयं शुरू किया। उसने बाबूलाल जी के सबसे पुराने करघे पर प्राकृतिक नील के धागों और सरल ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग करके एक शांत साड़ी बुनी। ये साड़ी इतनी हल्की थी कि मुट्ठी में समा जाती थी, और इसका रंग इतना गहरा कि आंखों को शांति देता था। मीरा ने गांव लौटकर एक नई लड़ाई शुरू की। पहली लड़ाई थी रंग की। बाबूलाल जी और अन्य बुनकर रासायनिक रंगों का उपयोग करते थे, जो सस्ते थे, लेकिन पर्यावरण और कपड़े दोनों को नुकसान पहुंचाते थे। मीरा ने प्राकृतिक रंगों पर शोध शुरू किया। हल्दी से पीला, अनार के छिलकों से भूरा और नील से गहरा नीला। पहले तो बुनकरों ने विरोध किया, बिटिया, इनमें मेहनत ज्यादा है और रंग गाढ़ा नहीं होता। एक बुजुर्ग कारीगर ने शिकायत की, हम गाढ़े रंग के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए काम करेंगे। मीरा ने विनम्रता से समझाया, हमारे ग्राहक अब केवल कपड़ा नहीं खरीदते, वे कहानी खरीदते हैं, वे शुद्धता खरीदते हैं। मीरा बिटिया, बाबूलाल जी एक शाम करघे के पास बैठकर उदासी से बोले, ये कला अब मरने वाली है। लोग अब हाथ की मेहनत को नहीं, बल्कि सस्ते दाम को देखते हैं। मीरा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसने दिल्ली के एक फैशन इंस्टीट्यूट में कुछ महीने इंटर्नशिप की थी, और उसने देखा था कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हाथ से बने प्राकृतिक कपड़ों को महंगे दामों पर बेचते थे। उन्हें लग्जरी कहा जाता था, जबकि रामपुर में इसे केवल गरीबी कहा जाने लगा था। दादाजी, मीरा ने कहा, मरने नहीं देंगे। दुनिया को नहीं पता कि हम क्या बना रहे हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा, लेकिन उन्हें उनकी भाषा में समझाना होगा। मीरा ने अपने प्रयासों को विरासत की धुन नाम दिया। ये एक समुदाय बन गया, जहां पुराने कारीगर अपनी पारंपरिक बुनाई तकनीक सिखाते थे और युवा पीढ़ी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कौशल का उपयोग करके उसे दुनिया तक पहुंचाती थी। 1 साल बाद रामपुर केवल एक गांव नहीं रहा, ये एक ब्रांड बन गया। जिस करघे की खटखट धीमी हो गई थी, वह अब आशा और सफलता की लय में गूंज रहा था।
मीरा की कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची विरासत दीवारों या संग्रहालयों में बंद नहीं होती। ये तब जीवित रहती है जब हम उसे आधुनिकता के धागों से बुनते हैं। परिवर्तन का मतलब त्याग नहीं होता, ये नवाचार के साथ सम्मान का मिलन है। बाबूलाल जी ने अपनी बुनी हुई सबसे अच्छी शॉल मीरा को पहनाई। उनकी आंखें नम थीं, पर मुस्कान गहरी थी। तूने करघे की धुन को वापस ला दिया बिटिया। ये केवल कपड़ा नहीं है, यह हमारे गांव का स्वाभिमान है।